Assalamu alaikum everyone. My name is Anamazam. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज के इस एपिसोड के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो कि काफी टाइम से मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ इंटरनेट के ऊपर एक स्पेस क्रिएट करते हुए और लोग काफी अजीब अजीब तरह के कमेंट करते हैं। कुछ टाइम पहले एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी एंड दैट पुट मी इन अ थॉट के क्या ये एक ही पोस्ट है या फिर इसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं। और जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की सो आई गेट टू नो कि हमारे यहाँ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड व्हाट इज़ दैट थिंग कि एक 42 ईयर्स की औरत थी, उन्होंने पोस्ट किया था अपनी शादी के बारे में दैट शी इज़ विलिंग टू गेट मैरिड जस्ट समबडी लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप। द पोस्ट वाज़न्ट द स्टोरी, द कमेंट्स वर। जो उन्होंने पोस्ट किया था वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स थे उस पोस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और कमेंट्स सिर्फ मेल साइड से नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द फीमेल साइड एज वेल। कुछ उस औरत को आंटी कह रहे हैं, कुछ उस औरत को कह रहे हैं कि ये उम्र फरिश्तों के आने की होती है, मौत के फरिश्ते की आने की होती है, ना कि शोहर के आने की। कुछ उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि आंटी जो है इनका मतलब इनको पता नहीं क्या हो गया, इनकी एक्साइटमेंट नहीं खत्म हो रही। मतलब जितना आप वल्गर और जितना आप पथेटिक हो सकते हो, सोच सकते हो, उससे भी ज़्यादा पथेटिक किस्म के कमेंट्स थे उस पोस्ट के नीचे। लेकिन मसले वाली बात ये है कि ये कमेंट्स जितने भी ये सारे यंग लोगों की तरफ से हैं। अगर बूढ़े बुजुर्ग कमेंट करते हैं तो समझ आती है कि क्योंकि वो अपनी पुरानी सोचों को लेकर उन चीज़ों के बारे में ज़रा उनका माइंडसेट और तरह के तो वो उसके अंदर स्टक है। लेकिन ये जितने कमेंट्स थे ये यंगर जनरेशन की तरफ से थे, तो इस चीज़ ने मुझे सोचने के ऊपर मजबूर किया कि क्या वाकई हमारी सोसाइटी के अंदर द सो कॉल्ड इस्लामिक सोसाइटी उसके अंदर ये इतना बड़ा मसला बन गया है एक अडल्ट वुमन के लिए मैरिज के बारे में बात करना, प्रपोज करना, शादी के बारे में। तो जब इंटरनेट के ऊपर थोड़ा और स्क्रॉल किया और चीज़ों को, वेबसाइट्स को देखा तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा मसला है। मतलब अगर कोई भी औरत है 30+ है, 40+ है और वो शादी के लिए विलिंग है और वो ऑनलाइन जितनी भी ये मैट्रिमोनियल साइट्स हैं इनके ऊपर वो अगर राब्ता करती है शादी को लेकर तो उसको काफी ज्यादा बैकलैश फेस करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो मेन इन देयर 30s 40s इवन इन देयर 50s नॉर्मल है उनके लिए शादी करना और अच्छी शादी करना। कि अगर एक इंसान वो 30s 50s के अंदर भी है तो उसका होगा कि मुझे एक बिल्कुल जो है ना 20s के अंदर 30s के अंदर जो है ना वाइफ मेरी साथ हो, एंड दैट्स फाइन। हर इंसान के पास राइट है कि वो अपने लिए जिस तरह का स्पाउस चाहे पसंद कर सकता है। बट वाई डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू अडल्ट वुमेन्स। अब वो 42 ईयर की औरत है, 92 की तो नहीं, 92 की भी हो, अगर वो कर सकती है शादी तो हम और आप कौन होते हैं दरमियान में बोलने वाले। लेकिन ये चीजें जो हैं इतनी मुझे अजीब लगी कि लोग उसकी उम्र का मजाक बना रहे हैं। ओ भाई क्या उम्र क्या है, 42 ईयर्स है। लेकिन जिस तरीके से हम मजाक बना देते हैं हर इंसान को और हमें लगता है कि दैट्स सच ए नॉर्मल थिंग, इट्स ओके, ओ कोई नहीं थोड़ा शुगर ही तो है। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत हम बातें करते हैं, शुगर लगाने की कोशिश करते हैं, ये ऑन द सरफेस लेवल ये आपको एज अ सोसाइटी डिनोट करता है, ये आपको एज अ पर्सन एज अ नेशन शो करता है कि आप किस तरीके का बिहेवियर रखते हो, आपका माइंडसेट किस तरह का है। और अगर आपका माइंडसेट इस तरह का है कि एक सर्टेन एज से ऊपर औरत शादी नहीं कर सकती तो बिलीव मी यू आर इन ट्रबल। वी एज अ होल सोसाइटी इज इन ट्रबल। लेकिन मसला यहाँ तक का नहीं है कि हम बात करते हैं, मसला ये है कि ये माइंडसेट आया कहाँ से। मतलब अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इस्लाम के अंदर तो ये बात हमें मिलती ही नहीं है कि औरत और मर्द जो है उनके लिए कोई एक एज लिमिट है, उसके बाद वो शादी नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल हमारे पास सबसे बड़ी जो प्राइम एग्जाम्पल है वो है ही हमारे पास जो है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 40 टू अ मैन हु वाज 15 इयर्स यंगर देन हर। अपने से इतना कम उम्र के आदमी के साथ उन्होंने शादी की। और आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बात करते हैं कि देखिए हज़रत खदीजा की एज इतनी थी और नबी अलैहिस्सलाम की एज इतनी थी, बट दे गॉट मैरिड और हमें कितना कुछ लर्न करने को मिलता है उनकी लाइफ से। लेकिन ये बातें सिर्फ ड्राइंग रूम और रूम्स की हद तक है। प्रैक्टिकली जब इसके ऊपर बात आती है तो हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का माहौल बन जाता है। लेकिन ये मसला बना कहाँ से, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि दिस ऑल कम फ्रॉम द हिंदू कल्चर। इवन कि अब हिंदू कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया क्योंकि उसके अंदर अब लिबरल वैल्यूज़ आ गई हैं, सेक्युलर वैल्यूज़ आ गई हैं। तो वो रिलीजन को और कल्चर को, रिलीजन नहीं मैं कहूँगी क्योंकि वो रिलीजन का मैं कल्चर और उनके जो है अपना ट्रेडिशन उसको वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके अंदर जो है वो क्या करते थे कि एक सर्टेन एज है कि हमने छोटी एज के अंदर लड़की की शादी कर दी है, गॉड फॉरबिड अगर उसका शोहर फोत हो गया या उसको डिवोर्स हो गया, वैसे तो ये बहुत कम होता है
लेकिन अगर उसका शौहर दुनिया से चला गया सो दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी फॉर दैट वुमन। अब उस औरत का अपना कुछ है ही नहीं, अब वो बिल्कुल एक खाली नील एंटिटी है, जिस तरह आप कहते हैं कि मुर्दा है। चाहे तो इसको सती कर दो, जला दो, तो चाहे इसे एक पीछे घर के कमरे के अंदर, जैसे हमारी ज़बान में कोठरी कहते हैं, उसके अंदर इसको रख दो। स्टोर रूम से भी जो पीछे कमरा होता है बिल्कुल जिसमें अंधेरा अंधेरा होता है, उसमें ये अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगी। और मैटर नहीं करता वो लड़की चाहे 20 साल की है, 15 साल की है या 40 साल की है, शौहर चला गया है, एंड ऑफ द स्टोरी। अब इस औरत का खुशियों के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर कोई राइट नहीं है। तो जब आप इस एक सोसाइटी में रहते हैं, इवन मुस्लिम्स, कि हमारे चाहे दादा परदादा या उससे पहली जनरेशन ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन क्योंकि हम सारे इस सोसाइटी का पार्ट थे, तो उस सोसाइटी के अंदर रहने का आपके ऊपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आता है कि अब वो वैल्यूज, आप वो सारी जितनी भी बातें हैं उसको आप अडॉप्ट करते हैं। थोड़ा सा आप उसके कलर को चेंज करते हैं, कलर ग्रेडिंग आप कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वही होता है। डेंटिंग पेंटिंग से चीज नहीं बदलती। चीज तभी बदलती है जब आप नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, नया मॉडल क्रिएट करते हैं। तो हमारी सोसाइटी ने क्या किया कि वैल्यूज ली हिंदुओं वाली, उसके ऊपर इस्लाम का लेबल लगाया एंड गुड टू गो। तो इसका लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान क्या हुआ कि हम पढ़ते हैं कहानी हज़रत खदीजा और नबी अलैहिस्सलाम की, लेकिन हमारा माइंडसेट बना हुआ है हिंदुओं वाला। सो रिगार्डलेस आप जितना भी बताएं, इस्लाम के अंदर ये है कि अ वुमन ऑफ 50 इयर्स, 40 इयर्स, इवन 60 इयर्स कैन गेट मैरिड, लेकिन वो जो सोसाइटी है वो जिस चीज को लेके फंक्शन करती है वो एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट है, टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है कि क्यों हम लोग बीइंग अ मुस्लिम इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और क्यों हम लोगों को ये लगता है कि एक औरत है, उसकी एज अगर 30 या 40 से ऊपर हो गई है, सो अब उसके लिए शादी करना, अपने बारे में सोचना बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब मैं वो पोस्ट देख रही थी और जिस तरह के कमेंट्स लोग कर रहे थे, दैट रियली ब्रेक माई हार्ट। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और लिमिट कर देती हैं लोगों के लिए। अगर हम इस्लामिक ट्रेडिशन देखते हैं तो हमें औरतें मिलती हैं, वो मल्टीपल टाइम्स शादी करती हैं। जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जांपल, अ कंपेनियन एंड लेटर बिकम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट अलैहिस्सलाम उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा। उनकी शादी पहले हुई, उनके शोहर का इंतकाल हो गया, उसके बाद उनके बच्चे भी थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी की। आज की सोसाइटी के अंदर हमारे लिए ये एक टैबू बन गया है कि एक औरत है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, तो अगर उसका शोहर का इंतकाल हो गया तो वो औरत क्या करेगी, वो सारी जिंदगी अपने बच्चों के सहारे बैठी रहेगी। क्या मेरे बच्चे हैं तो इनका ख्याल रखने मैंने में, वो घरों में तपड़ियां लगा रही है, वो बर्तन धो रही है, जो भी वो काम कर रही है, लेकिन उसको सोसाइटी भी पुश नहीं करेगी कि वो शादी करे। दूसरा मेरे पास जो आपको वाकया सुनाने के लिए है वो ये है कि हमारे जो फर्स्ट कैलिफ है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उनकी वाइफ, जब हजरत अबू बकर दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी वाइफ से शादी मौला अली करते हैं, और उससे भी पहले उनकी वाइफ की शादी हजरत अबू बकर से भी पहले किसी और पर्सन से हुई। एक औरत की जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर 2 से 3 दफा शादी करती है, निकाह करती है कि अगर एक शोहर फोत हो गया तो कोई नहीं, दूसरे आप शादी कर लो, इट्स ओके, आपकी लाइफ नहीं रुकती। अगर मर्द के लिए है तो औरत के लिए भी वही सेम चीज़ है। इस तरह के हमें मिलियंस इंसिडेंट्स मिलते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर कि जहाँ शादी को इस तरह नहीं कंसिडर किया जाता कि एक सर्टेन एज है वहाँ आपने शादी करनी है। नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको कंपेनियनशिप की, पार्टनरशिप की अगर ज़रूरत है, अगर आप फील करते हो कि यू नीड अ पार्टनर, सो प्लीज़ गो एंड गेट मैरिड। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी जो सोसाइटी का अलमिया है, रियलिटी है, तो वो इतनी ज़्यादा क्लैश करती है कि समझ नहीं आता कि हमने अपने ट्रेडिशन को देखना है या फिर हमने जो एक प्रिवेलेंट हमारे यहाँ नॉर्म्स है उन चीज़ों को लेकर चलना है। अब यहाँ मुझे एक एग्जाम्पल याद आई। मेरी फैमिली के अंदर, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर एक यंग पर्सन था, उसका किडनी का इशू था और ही पास्ड अवे। उसकी वाइफ है, छोटा शायद 1 या 2 बेटी है, 1 या 2 बच्चा है, छोटे बच्चे हैं अभी 4-4 5-5 साल के मे बी। अब वो आदमी फोत हो गया है, 6 माह साल गुजर गया है या इससे भी ज्यादा। उस औरत ने डिसाइड किया है कि शी वांट टू गेट मैरिड अगेन, और वो बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस स्कूल के अंदर टीचर है ऑन अ वेरी गुड रैंक, और उसको वो सारा अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का ईच एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब वो डिसाइड करती है कि वो शादी करेगी तो उसके वेरी इन लॉज इस चीज के अगेंस्ट चले जाते हैं कि बच्चे हम तुमसे ले लेंगे अगर तुमने शादी की। भाई एक माँ है, वो डिसीजन ले सकती है, वो शादी करेगी, लेकिन वो माँ तो वही रहेगी ना अपने बच्चों की। तो ये जो एक चीज है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा शौहर दुनिया से चला गया और तुम्हारे बच्चे हैं, सो तुम्हारी अब सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि तुमने इन बच्चों को पालना है। तो ये जो एक अजीब किस्म का बेढंगा सा माइंडसेट है हमारा,
ये हमें एज अ सोसाइटी इतना बाउंड करता है, इतना रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम लोगों को वो फ्रीडम ही नहीं देते, वो बेसिक राइट ही नहीं देते कि वो जहाँ पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड बाय पीपल आई मीन वुमेन। इससे पहले आप में से कोई भी बात आए कि ओ यू आर बीइंग एंटी मैन, आई एम नॉट बीइंग एंटी मैन, आई एम जस्ट बीइंग अ रियलिस्टिक पर्सन हियर। कि जब मर्द की शादी की बात आती है तो पीपल उसको इनकरेज करते हैं, घर वाले सबसे ज्यादा इनकरेज करते हैं। बट द मोमेंट अ वुमन स्टेप अप तो उस चीज को इतना डिस्करेज किया जाता है, अजीब नजर से देखा जाता है। और फिर वो जो एक जजमेंटल आईज होती हैं कि अब ये शादी कर रही है, इसको तो ना मतलब पता नहीं क्या है इसको इतना। तो खैर उस लेडी ने क्या किया कि ये सारी बातें फजूल याद सुनने की बजाय उसने शादी कर ली, इस्लामाबाद चली गई अपने बच्चों को लेकर। उसके दादा और चाचा वगैरह सारे बहुत ज्यादा बहस कर रहे कि नहीं हमने केस कर देना, हमने ये वो। लोगों ने समझाया कि यह किस चीज के ऊपर आप केस करेंगे, उस माँ से आपको बच्चे मिलेंगे, माँ से ज्यादा आप देखभाल कर लेंगे, चाचा चाची ज्यादा देखभाल करेंगे बच्चों की, नहीं हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। भाई बच्चे उस औरत के हैं और यहाँ उस इंसान के थे जो दुनिया पे अब नहीं रहा, उस इंसान के वो बच्चे थे। ये एक मतलब अजीब मजाक बना के हमारे लोगों ने इस चीज का रखा हुआ है। तो बातें तो सारी हो गई कि ये सही है, ये गलत है, जो भी है इस तरह का जो हमें देखने को मिलता है। बट रास्ता क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से इसको चेंज किया जाए? सबसे पहले हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा घर से। हमें जो हमारी यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे ट्रेडिशन के अंदर अगर आप ट्रेडिशन को, कुछ लोग हैं जो वो जरा सेक्युलर है, तो अगर आप ट्रेडिशन को नहीं भी मानते, दीन को नहीं भी आप प्रायोरिटी रखते, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसका बेसिक राइट है और इस चीज से हम उसको नहीं रोक सकते। दूसरा, हमारा दीन इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता है, एक पार्टनर का हक हर इंसान के पास है। और अल्लाह और उसका रसूल इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम देते हैं कि यू कैन चूज ऑन योर ऑन, यू कैन इवन इनिशिएट योर मैरिज प्रपोजल। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन के माइंड के अंदर इस चीज को बिठाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये बुरी चीज नहीं है। कोई भी एज है, अगर एक इंसान शादी दोबारा करना चाहता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ देयर मदरहुड और पेरेंटहुड स्टेटस, दे कैन डू दैट। दूसरी चीज, हमें जो हमारा कल्चर है प्रीवेलेंट, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कोई एज नहीं होती शादी करने की। एज वही है जिसके अंदर कोई इंसान करना चाहता है, चाहे वो 18 साल की उम्र में करना चाहते हैं या फिर वो 50 ईयर्स की एज में शादी करना चाहता है। जब तक हम डीप डाउन अपनी सोसाइटी को चेंज करने की बात नहीं करेंगे, बिलीव मी कभी भी चेंज नहीं आएगा। और बस ये फिर सारी बातें होंगी कि जिसमें आप और हम बैठते हैं, बातें करते हैं, चले गपशप लगाई, बहुत अच्छी लगी बातें सारी करके, अल्लाह ला खैर सला। जब तक एज अ सोसाइटी हम चेंज नहीं होंगे, हमारे माइंडसेट चेंज नहीं होंगे, कोई भी जो शिफ्ट है सोसाइटी के अंदर वो नहीं आएगा। तीसरी और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज दैट आई फील के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमें थोड़ा सा खौफ खुदा रखने की जरूरत है अपने दिलों के अंदर। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी इंसान का दिल दुखे उस चीज से, और अगर एक इंसान का दिल दुखेगा कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कल को क़यामत के दिन आपको उस चीज को आंसर करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जिससे आप दूर नहीं जा सकते। हमारे लिए आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा इजी है कि हम ऑनलाइन ट्रोल कर देते हैं, ऑनलाइन हेटफुल कमेंट कर देते हैं, मजाक बना देते हैं किसी का। लेकिन आप शायद ये भूल जाते हैं कि आप वो कमेंट में भी इन कमिंग डेज, इन कमिंग फ्यूचर डिलीट कर लेंगे। शायद वो डाटा खत्म हो जाएगा आपके जाने के बाद, लेकिन वो जो आपका रिटर्न रिकॉर्ड है इन द डिवाइन बुक, वो रिमूव नहीं होगा। और ऑन द डे ऑफ जजमेंट आपको उस चीज के बारे में अकाउंटेबल समझा जाएगा, बताना पड़ेगा आपको। सो प्लीज हैव सम मर्सी, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सी। हमेशा जब भी आप कोई ऐसी चीज देखे कि जिसके ऊपर आपका दिल करता है कि ओ यार थोड़ा सा देखो, हा हा हा, टेक अ पॉज, 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए रुके, सोचे कि अल्लाह का क्या हुक्म है इस चीज के ऊपर, ये इस्लामिक है या नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी को तो नहीं वायलेट करता, क्योंकि हर इंसान का बेसिक राइट है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और जिस दिन हम इस चीज को एज अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर लेंगे, हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में मेजोरिटी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपके दिल में ये बात बैठे, आई होप आपको ये बात समझ आ जाए और दूसरे लोगों तक आप खैर का जरिया बने, दूसरे लोगों तक आप खैर पहुंचाएं, खैर बांटे। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता करे। अल्लाह हाफिज।